चलो पढ़ते हैं। अपन पढ़ रहे हैं डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, एक बार बंद करके चालू करो। डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर इन एडवांस। डिमांड फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर के लिए अपन पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि आने वाले टाइम पे मेरे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड आने वाली है। डिमांड फोरकास्टिंग के यूजेस क्या क्या थे, कहाँ कहाँ काम आता है ये कंसेप्ट डिमांड फोरकास्टिंग का? प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, बजट एंड कॉस्ट कंट्रोल, प्राइसिंग एंड एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजी। यहाँ 3 जगह अपन डिमांड फोरकास्टिंग का कंसेप्ट काम में ले सकते हैं। फिर अपन पढ़ रहे थे स्कोप ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। स्कोप मतलब कितना लिमिट तक आप डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस लोकल झुंझुनू का है तो आप लोकल झुंझुनू का डिमांड फोरकास्ट कर सकते हो। अगर मेरा बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस है तो मैं इंटरनेशनल लेवल की फोरकास्टिंग कर सकती हूँ। तो यूजेस आपका लोकल भी हो सकता है, स्कोप आपका लोकल भी हो सकता है और स्कोप आपका इंटरनेशनल भी हो सकता है। जिस लेवल का आपका बिजनेस है उस लेवल की आपकी डिमांड फोरकास्टिंग हो सकती है। देन अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। कितनी तरीके की डिमांड फोरकास्टिंग होती है? टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, दो तरीके की डिमांड फोरकास्टिंग होती है। एक होती है आपकी मैक्रो लेवल डिमांड फोरकास्टिंग, मैक्रो लेवल डिमांड फोरकास्टिंग, और एक है आपकी दैट इज टाइम फोरकास्टिंग। मैक्रो, मैक्रो में भी दो आता है, एक आता है इंडस्ट्री लेवल डिमांड फोरकास्टिंग एंड एक होता है फर्म लेवल डिमांड फोरकास्टिंग। इंडस्ट्री का मतलब अगर अपन पूरे इंडस्ट्री की डिमांड को प्रिडिक्ट करें, अगर मैं ये कहूँ 2025 में इंडिया में टोटल कपड़े की डिमांड इतनी क्रिएट हो सकती है, मैं पूरे इंडिया की बात कर रही हूँ, तो मतलब मैं पूरी इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, तो उसे क्या कहते हैं? इंडस्ट्री लेवल डिमांड फोरकास्टिंग। फर्म लेवल डिमांड फोरकास्टिंग अगर मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरी कंपनी के डिमांड की बात कर रही हूँ कि आने वाले टाइम पे मेरे कंपनी की इतनी डिमांड हो जाएगी, मेरी XYZ जो कंपनी है 2025 में उसकी इतनी डिमांड आ जाएगी, अगर मैं मेरे प्रोडक्ट की सिर्फ बात करती हूँ तो उसे क्या कहते हैं? फर्म लेवल डिमांड फोरकास्टिंग। और अगर आप पूरे इंडस्ट्री की बात करते हो तो यहाँ क्या कहते हो? इंडस्ट्री लेवल डिमांड फोरकास्टिंग। देन टाइम बेस्ड डिमांड फोरकास्टिंग में क्या आता है आपका? टाइम बेस्ड में आता है आपका शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग एंड लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग। शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग एंड लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग। शॉर्ट टर्म मतलब जब आप 6 मंथ से 1 ईयर तक की डिमांड प्रिडिक्ट करते हो कि 6 महीने से आने वाले साल भर में इतनी डिमांड आ जाएगी, तो उसे शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग कहते हैं। ये शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग जो होता है ये टैक्टिकल डिसीजंस के लिए हेल्पफुल होता है। टैक्टिकल डिसीजंस कौन से होते हैं? जो ऑपरेटिंग लेवल पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं, जो लो लेवल जो डिसीजन लेता है, जहां एक्चुअल काम होता है वहां पे जो डिसीजंस होते हैं उसको टैक्टिकल डिसीजंस कहते हैं। तो लो लेवल डिसीजन जनरली हम प्रोडक्शन वाला लोग इतना ही सोचेगा कि 6 महीने के लिए मुझे इतना प्रोडक्शन करके रखना है या साल भर के लिए इतना प्रोडक्शन करके रखना है। लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग जो 2 to 5 ईयर्स के लिए जब डिमांड प्रिडिक्शन कर देते हो तो उसे लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग कहते हैं। मोदी जी कहते हैं 5 साल बाद ये होने वाला है, 5 साल तक इस चीज की इतनी डिमांड क्रिएट हो जाएगी, तो उसे क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग। जनरली जो लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग होते हैं वो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने में हेल्पफुल होते हैं। अब ये स्ट्रैटेजिक डिसीजंस कौन लेता है? जो टॉप लेवल होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का वो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेता है। टॉप लेवल डिसीजंस लेता है लाइक मेरे को मर्ज करना है, मुझे एक्वायर करना है, मुझे टेक ओवर करना है। मोदी जी सीनियर लेवल है, मोदी जी टॉप लेवल पे हैं और मोदी जी जो डिसीजन लेते हैं वो 5 साल 10 सालों के लिए डिसीजन लेते हैं, वो 6 महीने के लिए कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं। तो आपकी दो तरीके की डिमांड फोरकास्टिंग होती है, मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग एंड टाइम बेस्ड फोरकास्टिंग। मैक्रो में भी दो आता है, इंडस्ट्री बेस्ड फोरकास्टिंग एंड फर्म लेवल फोरकास्टिंग। इंडस्ट्री मतलब आप सारी ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड की बात कर रहे हो, पूरी इंडस्ट्री की डिमांड की फोरकास्ट कर रहे हो। और फर्म मतलब आप सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड को जब प्रिडिक्ट करते हो तो उसे क्या कहते हैं? फर्म लेवल डिमांड फोरकास्टिंग कह देते हैं।
टाइम बेस्ड फोरकास्टिंग में भी दो होते हैं आपके, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब जो 6 मंथ्स टू 1 ईयर डिमांड प्रिडिक्शन किया जाता है उसे शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग कहते हैं। और लॉन्ग टर्म क्या होता है, जो 2 to 5 ईयर्स के लिए डिमांड फोरकास्टिंग की जाती है उसे लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग कह देते हैं। शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग जो होती है वो टैक्टिकल डिसीजंस लेने में हेल्पफुल होती है, जबकि जो लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग होती है वो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने के लिए हेल्पफुल होती है। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जो टॉप लेवल लेता है, लाइक मर्जिंग, एक्विजिशन, टेक ओवर्स एक्सेट्रा, ये टॉप लेवल डिसीजंस लेता है, इसके लिए आपकी लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग हेल्पफुल होती है। जो अपन ने ये पढ़ा है कि जो मैक्रो लेवल डिमांड फोरकास्टिंग होती है ये किसके साथ डील करती है, डील्स विथ जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के साथ यहाँ पे डील किया जाता है। और जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को मेजर करते हो, तीन चीज़ों से मेजर करते हो, आईआईपी, नेशनल इनकम एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि कितना कंट्री में एम्प्लॉयमेंट है, कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है, एंड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कंट्री का प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना है। तो जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, उस कंट्री का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग जो है वो इससे डील करता है और इसको मेजर करते हैं आईआईपी से, नेशनल इनकम से एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से इसको मेजर किया जाता है। ये लाइन लर्न रखनी है, एमसीक्यू में वो मेरे से पूछ सकता है। देन अपन अब पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता रही हूँ, ये मेथड्स अपने इस बार स्टडी मटेरियल में मॉड्यूल में डिटेल में वैसे दे नहीं रखे हैं चैप्टर के अंदर, पर उन्होंने समरी में सारे मेथड्स के नाम दे दिए हैं, तो वो मेरे से कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए अपन सेफ साइड में रहने के लिए अपन सारे मेथड्स डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, कौन से मेथड्स होते हैं जिनसे डिमांड फोरकास्ट करी जाती है, जिनसे डिमांड प्रिडिक्ट करी जा सकती है, कौन से आपके मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है डिमांड फोरकास्टिंग का चलो, पहला मेथड है डिमांड फोरकास्टिंग का, दैट इज सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन। देखो नाम क्या कहता है, सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन, मतलब आप बायर डायरेक्टली जो खरीदने वाला बंदा है ना उसी से पूछ लो कि आप मेरे से क्या खरीदने वाले हो, 6 महीने में, साल भर में आप मेरे से क्या खरीदने वाले हो, डायरेक्टली आप उसी से पूछ लो, फिर आप अपनी डिमांड को प्रिडिक्ट कर लो। अब जो वो बोलेगा कि मेरे को ये खरीदना है, उसके अकॉर्डिंग अपन अनुमान लगा लेंगे कि इतनी डिमांड आएगी। अब ये बायर है कौन, बायर जो है वो आप और मेरे जैसे हाउस होल्ड नहीं है, कंज्यूमर जो एक एक दो दो क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं। यहाँ बायर कौन है, जो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर है, जो लार्ज क्वांटिटी में जो सामान खरीदता है वो बायर होता है। अपन डायरेक्टली इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर से पूछ लेंगे कि आप बताओ आप आने वाले 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में हमसे कितना सामान खरीदने वाले हो। क्यों हाउस होल्ड को क्यों नहीं बायर बोला, जो आप और मेरे जैसे लोग होते हैं हाउस होल्ड, जो एक एक दो दो क्वांटिटी में, बंद करना, जो एक एक दो दो क्वांटिटी में कुछ सामान खरीदते हैं, उनसे हमने क्यों नहीं पूछा, उनको बायर क्यों नहीं माना, क्यों क्यों क्योंकि उनकी जो बाइंग पैटर्न है वो इरेगुलर हो सकता है। इरेगुलर मतलब कभी मैं हाउस होल्ड हूँ, मुझे कभी तो ब्लैक कलर का टॉप पसंद है, कभी ग्रीन कलर का, कभी येलो कलर का, कभी वाइट कलर का, तो मेरे जो बाइंग पैटर्न है वो इरेगुलर है, सेम नहीं है, इसलिए अपन हाउस होल्ड कंज्यूमर पे डिपेंड नहीं कर सकते। सेकंड, बायर है पर वो एक एक दो दो क्वांटिटी में खरीदता है, तो उसकी जो बाइंग पैटर्न है वो चेंज होती रहती है। तो अभी तो वो बोल रहा है मुझे ब्लैक कलर पसंद है, और 2 दिन बाद उसको ग्रीन कलर पसंद होगा, और तीसरे दिन उसको येलो कलर पसंद होगा, तो उसके बेसिस पे मैं 2 साल के लिए डिमांड को प्रिडिक्ट नहीं कर सकती कि वो कौन से कलर का मेरे से कौन सा सामान खरीदेगा। इसीलिए इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर फिक्स कर दिया। क्यों फिक्स कर दिया, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर्स है उनकी फिक्स होती है कि वो 2 सालों तक यही वाला जूता बनाएंगे, तो इसके लिए ये रॉ मटेरियल मुझे चाहिए होगा, ये वाली क्वालिटी का रबड़ चाहिए होगा, ये वाली क्वालिटी का प्लास्टिक चाहिए होगा, ये वाली क्वालिटी का कलर चाहिए होगा, तो वो फिक्स होता है उनका कि इस तरीके का मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, साल भर के लिए ये चाहिए। और हाउस होल्ड कंज्यूमर को बायर क्यों नहीं बोला गया, यहाँ पे बायर क्यों नहीं बोला गया, क्यों, अगर मुझे मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मतलब मैं एक टॉप लेने गई मार्केट में मेरे लिए,
मुझे लेना एक ही टॉप था, उसने मुझे 10 टॉप दिखा दिए और 10 के 10 बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मतलब मैं अब कंफ्यूज हो गई कि ये वाला लूं कि ये वाला लूं, कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, मेरे लिए सारे के सारे बहुत अच्छे हैं। तो अगर हाउस होल्ड कंज्यूमर को बायर बना देंगे और उनको ऑल्टरनेटिव दिखा देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, वो चूज नहीं कर सकते कि हमें कौन सा सामान लेना चाहिए। और कई बार जो बायर होता है हाउस होल्ड कंज्यूमर, वो चीज़ों के लिए सिर्फ विश करता है, उसको एक्चुअली डिमांड में कभी भी कन्वर्ट नहीं करता। अब मेरा सपना है मुझे आईफोन लेना है, मुझे आईफोन लेना है, मेरी इच्छा है आईफोन लेना है। जब मेरे पास इनकम हो गई, मेरे पास एबिलिटी भी हो गई कि मैं आईफोन खरीद सकती हूँ, फिर मैं जब खरीदने गई तो मेरे को नहीं लेना। क्यों? क्योंकि आईफोन में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, आईफोन में ये है, आईफोन में वो है, आईफोन में ऐसा है, तो मैं आईफोन नहीं लेना चाहती। तो बायर जो होता है कई बार सिर्फ और सिर्फ विश करता है कि मुझे ये सामान खरीदना है, बट उसको एक्चुअली कभी भी डिमांड में कन्वर्ट नहीं करता। तो अपन ने ये 3 रीजंस पढ़े हैं कि हाउस होल्ड कंज्यूमर को बायर क्यों नहीं बोला जाता। हाउस होल्ड कंज्यूमर को बायर क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि उनका बाइंग पैटर्न इरेगुलर है, उनको समझ नहीं आता कि कौन सा कब क्या खरीदना है। सेकंड, कई बार जो होता है उनको मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। और कई बार सिर्फ चीजें खरीदने के लिए उनकी इच्छा होती है, उनको वो एक्चुअली डिमांड में कभी कन्वर्ट नहीं करते। नाम ही वही है ना, बायर, सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन। यहाँ बायर से ही पूछ रहे हैं कि आप बताओ आपको क्या खरीदना है, उसकी बेसिस पे डिमांड प्रिडिक्ट करें। हाँ हाँ, पर्टिकुलर इंडस्ट्री, आप एग्जाम्पल दो। जैसे कि मेरे कपड़े, शर्ट बनाने की इंडस्ट्री है, शर्ट का मैं सपोज, शर्ट बनाने में मैं अगर बायर्स का इंटेंशन जानती हूँ और मैं एक एक बायर से पूछूंगी तो कभी तो वो कहेंगे मुझे लाइन वाला शर्ट पसंद है, कभी कहेंगे चेक्स वाला शर्ट पसंद है अगर हाउस होल्ड कंज्यूमर से पूछोगे, कभी कहेंगे डॉटेड शर्ट पसंद है, कभी कहेंगे फ्लावर वाला शर्ट पसंद है, कभी कहेंगे ये क्वालिटी का पसंद है ये। तो जो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर है वो उसके बेसिस पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, वो डिमांड फोरकास्टिंग नहीं कर सकता, वो पहले से प्रोडक्शन करके नहीं रख सकता। और जबकि अगर अपन बात करें कि इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर को मैंने बायर क्यों बोला, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर जो शर्ट बना रहा है उसको शर्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, कपड़ा चाहिए। वो जो कपड़ा है वो तो 6 महीने, साल भर, 2 साल तो वो वही कपड़ा लेगा ना, थोड़ा सा प्लस माइनस होता है, बाकी कुछ प्लस माइनस नहीं होता। तो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर को अगर आप पूछते हो तो फिर भी थोड़ा एक्यूरेसी है, बट हाउस होल्ड कंज्यूमर को आप पूछते हो तो उसमें कोई भी एक्यूरेसी नहीं हो सकती है आप लोगों की। ट्रेडिंग बिजनेस की बात नहीं कर रही मैं, बड़े लेवल की बात कर रही हूँ यहाँ पे। अरे कुछ है ना, यहाँ पे जनरल व्यू की बात हो रही है। अरे वो कस्टम मार्केटिंग होती है कि हर एक कस्टमर के अकॉर्डिंग उसको वही सामान दिया जाता है जो उसको पसंद होता है। यहाँ पे उस चीज की बात नहीं करी जा रही है। यहाँ बोल रहे हैं कि एक नॉर्मल सी कोई इंडस्ट्री है, वो अपनी डिमांड को प्रिडिक्ट करना चाहती है, तो वो डिमांड को प्रिडिक्ट करने के लिए उसने बायर से पूछा कि आप बताओ आपको क्या चाहिए। बायर में उसने हाउस होल्ड को नहीं माना। क्यों? क्योंकि उनके ये 3 इश्यूज आते हैं, जनरली आते हैं सारे बायर्स के, इसलिए उसने नहीं पूछा। उसने किससे पूछा? इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर से पूछा। अब इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर से पूछने का तरीका, वो डायरेक्टली कैसे पूछेगा इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर से? पूछने के तरीके 3 होते हैं। पहला है कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड। कंप्लीट एन्यूमरेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मैं सारे इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर से पूछ रही हूँ कि आप बताओ आपको क्या चाहिए, आप बताओ आपको कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, आप बताओ आपको क्या चाहिए, कौन से कलर का कपड़ा चाहिए, सबका इकट्ठा किया, फिर जो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग उसने अपनी डिमांड को प्रिडिक्ट कर लिया। कंप्लीट एन्यूमरेशन मतलब आपकी क्लास में अगर 30 बच्चे बैठे हैं तो मैं अगर 30 के 30 से क्वेश्चन पूछती हूँ तो वो कंप्लीट एन्यूमरेशन हो गया। सैंपल सेकंड मेथड होता है बायर से पूछने का, दैट इज सैंपल सर्वे मेथड। सैंपल सर्वे में क्या होता है, मैंने इन 30 में से कोई भी 4 बच्चे उठाए, उनसे क्वेश्चन पूछा, अगर वो बच्चे आंसर दे पा रहे हैं तो मैं मानूंगी पूरी क्लास को आंसर आता है, और अगर वो 4 बच्चे ही आंसर नहीं दे पा रहे तो मैं क्या मानकर चलती हूँ, पूरी क्लास को आंसर नहीं आता। तो यहाँ पे सारे प्रोड्यूसर, इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर की जगह आपने लिमिटेड 2-4 से पूछा कि आप 6 महीने में क्या खरीदने वाले हो, 2 साल में क्या खरीदने वाले हो, उसके अकॉर्डिंग मैंने अनुमान लगा लिया कि बाकी जितने लोग हैं वो भी यही सामान मेरे से खरीदेंगे। थर्ड मेथड होता है एंड यूज मेथड या इनपुट आउटपुट मेथड। क्या होता है बच्चों? देखो, एंड यूज इनपुट आउटपुट मेथड, जो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री है और जो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर है, बातें नहीं, रॉ मटेरियल कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर जो शर्ट बना रहा है, ठीक है,
ज्यादातर रॉ मटेरियल इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते, उनके बीच में एक ब्रोकर होता है। इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर को नहीं पता कि मेरे को कहाँ से रॉ मटेरियल खरीदना चाहिए, तो वो ब्रोकर हायर करता है। वो ब्रोकर बताएगा कि ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर्स हैं, आप इनसे अपना सामान खरीद सकते हो। जो कंप्लीट एन्यूमरेशन और जो सैंपल सर्वे पढ़ा, वहां पे जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर है उसने अपने सारे ब्रोकर से पूछा या दो चार ब्रोकर से पूछा कि आप बताओ कितनी डिमांड आने वाली है, आपको क्या लगता है आपके इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर कितना खरीदेंगे। एंड यूज मेथड में क्या हो जाएगा कि मैंने ब्रोकर हटा दिया बीच में से और रॉ मटेरियल ने डायरेक्टली इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर से पूछ लिया कि अब आप बताओ आपको क्या लगता है आप कितना मेरे से सामान खरीदोगे आने वाले 6 महीने में, उसके बेसिस पे मैंने मेरी डिमांड को प्रिडिक्ट कर लिया। तो जो पहला मेथड है डिमांड फोरकास्टिंग का, डिमांड प्रिडिक्टिंग का, वो पहला मेथड क्या है बच्चों? सर्वे ऑफ चलाना, सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन। यहाँ पे मैं डायरेक्टली बायर से पूछ रही हूँ कि आप बताओ आप मेरे से क्या खरीदने वाले हो। तो सारा का सारा फोरकास्टिंग का बर्डन किसके ऊपर चला गया? बायर के ऊपर सारा का सारा फोरकास्टिंग का बर्डन हो गया। बायर कौन है? हाउस होल्ड कंज्यूमर नहीं है, इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर है। क्यों हाउस होल्ड कंज्यूमर नहीं है? क्योंकि उनका बाइंग पैटर्न इरेगुलर हो सकता है, अगर उनको ऑल्टरनेटिव मिल जाए तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं, और कई बार सिर्फ वो विश करते हैं, एक्चुअली उसको डिमांड में कन्वर्ट नहीं करते हैं। फिर मैंने इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर से पूछा कैसे, उनसे पूछने का तरीका क्या हो सकता है? इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर से पूछने का तरीका क्या हो सकता है? किसी को आता है क्या ये ठीक करना? कैसे घुमाऊं? चलो अपन वैसे ही पढ़ लेंगे, छोड़ो। हाँ जी, तो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर हाउस होल्ड कंज्यूमर को क्यों मैंने बायर नहीं माना, उसका रीज़न क्या क्या है? क्यों नहीं माना? क्योंकि उनका बाइंग पैटर्न इरेगुलर हो सकता है, उनको अगर मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स मिल जाएं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और कई बार सिर्फ चीज़ें के लिए उनकी विश रहती है, वो एक्चुअली उसको डिमांड में कन्वर्ट नहीं करते हैं। फिर आपने इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर से पूछने का तरीका क्या क्या है? पहला है कंप्लीट एन्यूमरेशन, जहां सबसे पूछा। सेकंड है सैंपल सर्वे मेथड, जहां कुछ लोगों से पूछा। एंड थर्ड है एंड यूज या फिर इनपुट आउटपुट मेथड, जो फाइनली कंज्यूमर्स हैं, जो फाइनली मेरे से सामान खरीदने वाले हैं, बीच में ब्रोकर हटाकर उनसे मैंने पूछ लिया कि आप बताओ आप मेरे से कितना सामान खरीदने वाले हो। क्लियर हो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड है डिमांड फोरकास्टिंग का, दैट इज कलेक्टिव ओपिनियन मेथड या फिर सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड या ग्रास रूट अप्रोच। सेल्स फोर्स, देखो मेरी कंपनी है, जूते बनाने की फैक्ट्री है मेरी, मैंने सेल्समैन रख दिए, एक जयपुर के लिए, एक दिल्ली के लिए, एक मुंबई के लिए। अब मुझे कोई नया जूता लॉन्च करना है, नई डिज़ाइन का, वो लॉन्च करने से पहले मैंने जयपुर वाले सेल्समैन से पूछा तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है जयपुर में ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, या कितना चलेगा, कितनी डिमांड आ जाएगी 6 महीने में। दिल्ली वाले से पूछा, मुंबई वाले से पूछा, उन्होंने जितना कहा उतनी मैंने मेरी डिमांड मान ली और उस डिमांड को मैंने प्रिडिक्ट कर लिया। तो यहाँ सारा का सारा बर्डन किसके ऊपर डाल दिया? सेल्समैन के ऊपर, क्योंकि वो जो बोल रहा है मैं उस चीज को सही मानकर चल रही हूँ। कई बार सेल्समैन जो होता है वो जजमेंटल हो जाता है, जजमेंटल सब्जेक्टिव हो जाता है, मतलब उसने एक्चुअली मार्केट को सर्वे नहीं किया, अपने मन से बता दिया जयपुर, जयपुर तो मेरा है, वहां के लोग मेरे हैं, मैं ये सामान बेच दूंगा आपका। कई बार आपके मन में ये साइकोलॉजी होती है, आप एक्चुअली कस्टमर को जाकर सर्वे नहीं करते कि उनको ये सामान अच्छा लग रहा है नहीं आ रहा, ये टेस्ट पसंद आएगा या नहीं आएगा, फिर आप अपने मन से कुछ भी बता देते हो, तो उसकी वजह से हो सकता है जो आपने प्रिडिक्शन किया वो गलत हो सकता है, वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकता है। तो जो सेल्स फोर्स मेथड है वो बहुत सिंपल है, बट सब्जेक्टिव मेथड भी हो सकता है, तो इसलिए सिर्फ शॉर्ट रन के लिए अच्छा है, लॉन्ग रन के लिए वो मेथड अच्छा नहीं है। थर्ड मेथड है डिमांड फोरकास्टिंग का, दैट इज एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। यहाँ पे जो मार्केट में आपके प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स बैठे हैं ना, उनसे पूछते हैं कि आप बताओ आपको क्या लगता है कि मेरे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड आ जाएगी 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में। जैसे अपन को शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है,
मुझे अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है और मुझे शेयर्स के बारे में कुछ नहीं पता, तो मार्केट में बहुत सारे मुझे प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे जो मुझे गाइडेंस दे सकते हैं कि आपको इस शेयर में पैसा डालना चाहिए, इसमें निकालना चाहिए, इसमें इतने समय के लिए डालना चाहिए, इसकी इतनी रेट होगी, जब खरीदना चाहिए, जो भी है वो मुझे गाइडेंस दे सकते हैं। अब बच्चों, जो मार्केट के जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं वो मेरे से उस गाइडेंस का बहुत सारा पैसा चार्ज करते हैं या थोड़ा सा चार्ज करते हैं? थोड़ा सा करते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक्सपर्ट है वो मैंने पर्सनल खुद के लिए हायर नहीं किया। अगर मैं मेरी कंपनी के लिए वो हायर करती तो वो महीने के मेरे से लाख रुपए लेता, कुछ भी गाइडेंस दे। पर वो तो पब्लिक वो है ना, एक्सपर्ट है, पब्लिक एक्सपर्ट है, हर पब्लिक को वो 10-10 मिनट में एक एक गाइडेंस दे रहा, खत्म उसका काम 10 मिनट में। तो वो 10 मिनट के तो कितने रुपए ले लेगा मेरे से? 500 1000 रुपए ले लेगा। जो काम मेरा पहले लाख रुपए में रहा था वो काम मेरा 1000 रुपए में हो जाएगा। तो एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड में क्या करते हैं, यहाँ मैं प्रोफेशनल एक्सपर्ट जाओ, यहाँ मैं प्रोफेशनल एक्सपर्ट से पूछती हूँ कि आप बताओ आपको क्या लगता है कि मेरे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड आ जाएगी। इसके लिए अपन एक टेक्निक काम में लेते हैं, उस टेक्निक का नाम है डेल्फी टेक्निक। अब डेल्फी टेक्निक में क्या होता है, देखो, समझना, सिनेरियो समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, पब्लिक एक्सपर्ट जिनसे मुझे ओपिनियन लेना है, एक्सपर्ट ए, एक्सपर्ट बी, एक्सपर्ट सी। मैंने एक क्वेश्चनरी बनाया, मैंने मेरा कौन सा प्रोडक्ट चलेगा, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में बिकेगा, कौन से कलर का बिकेगा, कौन से साइज का, कौन से शेप का, जो भी मुझे क्वेश्चनरी बनाना था वो बनाकर मैंने तीनों एक्सपर्ट को भेज दिया, ए बी सी। क्वेश्चनरी समझते हो, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, और उसको मेल कर दिया मैंने। सबने अपना अपना आंसर लिख दिया। ए को जो लगता है ए ने अपना आंसर बता दिया, बी को जो लगता है बी ने मुझे मेल कर दिया, सी को जो लगता है सी ने मुझे अपना मेल कर दिया। अब क्या हुआ, मैंने मैंने क्या किया, ए वाले को वापस से बी का मेल भेज दिया कि आप एक बार चेक करना, मेरे पास ये कहीं से मेल आया हुआ है, मैं बी का नाम नहीं बताऊंगी कि बी ने मुझे ये भेजा था अपना ओपिनियन, आप एक बार इसको रिव्यू करना। ए को मैंने बी का भेज दिया विदाउट डिस्क्लोजिंग देयर आइडेंटिटी, सी को मैंने ए का भेज दिया, और बी को मैंने जो सी का भेज दिया, ठीक है, किसी को भी किसी का भी भेज दिया विदाउट डिस्क्लोजिंग देयर आइडेंटिटी। अब क्या हुआ कि ए वाले ने बी का ओपिनियन पढ़ा, पढ़कर उसको कुछ चीजें तो लगेंगी कि बी वाला सही कह रहा है, और कुछ चीजें लगेंगी नहीं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही था, ये उसने सही नहीं कहा। तो जो मुझे लगता है कि मैंने गलत कहा था या मेरी सोच गलत हो गई थी, बी की सही है, वहां तो मैं चेंजेस कर दूंगी, और जो मेरे को मेरा सही लग रहा था वो मैं मेरा सही रहने दूंगी, और मैं दोबारा से मेरा मेल उसको भेज दूंगी। एडजस्टमेंट्स कर कर ए ने अपना भेज दिया, बी ने अपना और सी ने अपना, ठीक है। वापिस से मैंने ए को सी का भेज दिया, बी को ए का भेज दिया, और सी को बी का भेज दिया, किसी को भी किसी का भेज दिया विदाउट डिस्क्लोजिंग देयर आइडेंटिटी। वापिस से आपने अपने ओपिनियन में प्लस माइनस कर कर मुझे रीसेंड कर दिया ओपिनियन। ये साइकिल कब तक चलती रहती है? जब तक सब लोग, जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो सब लोग कॉमन ओपिनियन तक नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक ये साइकिल चलती रहेगी। फिर जब सब लोग कॉमन ओपिनियन पे पहुंच गए कि ब्लैक कलर का सामान लार्ज साइज में ज्यादा बिकेगा, ठीक है, मुझे ये पता चल गया, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग डिमांड प्रिडिक्ट कर लूंगी, और उसके अकॉर्डिंग मैं मेरा पहले से ही प्रोडक्शन कर कर रखूंगी। तो ये होता है आपका एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। क्या होता है, दोबारा से देखते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड में यहाँ पे जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं, आप उनसे पूछते हो कि आप बताओ आपको क्या लगता है आने वाले समय में मेरे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड क्रिएट हो सकती है। उनसे पूछने के लिए मैंने एक टेक्निक काम में ली, उस टेक्निक का नाम क्या होता है, डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक में क्या करते हैं, मैंने एक्सपर्ट्स को क्वेश्चनरी भेजा, उन्होंने अपना रिवर्ट मुझे आंसर भेजा। फिर मैंने किसी का भी ओपिनियन किसी को भी भेजा विदाउट डिस्क्लोजिंग देयर आइडेंटिटी। फिर सब एक्सपर्ट्स ने अपने ओपिनियन में कुछ प्लस कुछ माइनस किया, और मुझे वापस से अपना ओपिनियन रीसेंड कर दिया। ये साइकिल जब तक चलती रहती है जब तक सब लोग कॉमन ओपिनियन तक नहीं पहुंच जाते, और जब सब कॉमन ओपिनियन पे पहुंच जाएंगे तो उसके बेसिस पे अपन अपनी डिमांड को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ये मेथड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है क्योंकि एक्सपर्ट्स बैठे हैं मार्केट में सॉल्व करने के लिए। इसकी स्पीड ज्यादा अच्छी है। क्यों स्पीड अच्छी है बच्चों? क्योंकि सारा काम क्वेश्चनरी से हो रहा है, मेलिंग के थ्रू हो रहा है, तो घंटे भर में सारा आंसर अपन को मिल जाएगा। बहुत स्पीड अच्छी होती है, और चीप है। सस्ता क्यों है? सस्ता क्यों है बताया था ना, एक्सपर्ट्स को मेरे को हायर नहीं करना, वो पब्लिक एक्सपर्ट्स हैं, उनको मुझे मिनिमल फीस के साथ मेरे को मेरी डिमांड प्रिडिक्ट हो जाएगी। तो अपन ने अभी तक दोबारा से रिवाइज करते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग के 3 मेथड सीख लिए। पहला मेथड क्या सीखा है बच्चों?
सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन। यहाँ आप डायरेक्टली बायर से पूछते हो कि आप बताओ मेरे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड आने वाली है। बायर कौन है? इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड कंज्यूमर नहीं है। क्यों नहीं है हाउस होल्ड कंज्यूमर? क्योंकि उसका बाइंग पैटर्न इरेगुलर हो सकता है, देन ऑल्टरनेटिव से देकर वो कंफ्यूज हो सकता है, एंड कई बार चीज़ों की सिर्फ विश रहती है, एक्चुअली वो उसको डिमांड में कन्वर्ट नहीं करता है। देन इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर से पूछने का तरीका क्या क्या है? कंप्लीट एन्यूमरेशन, सैंपल सर्वे, या फिर इनपुट आउटपुट एंड यूज मेथड। उसमें आप लोग लिख लो कि बीच में मैंने ब्रोकर को हटा दिया, तो जो एंड यूजर्स हैं उन्हीं से पूछ लिया कि आप बताओ आप मेरे से क्या सामान खरीदने वाले हो। नेक्स्ट मेथड कौन सा है बच्चों? कलेक्टिव ओपिनियन मेथड या सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड। यहाँ डायरेक्टली सेल्समैन से पूछती हूँ कि तुम बताओ तुम्हारे एरिया में कितनी डिमांड आने वाली है। तो ये मेथड शॉर्ट रन के लिए तो अच्छा है, सब्जेक्टिव हो सकता है जो सेल्समैन है, और सारा का सारा बर्डन किस पे चला गया? सेल्समैन पे, क्योंकि वो जो बोलता है मैं उसी को सच मानकर चलती हूँ। नेक्स्ट मेथड कौन सा है? एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। यहाँ जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स बैठे हैं अपन उनसे पूछते हैं कि आप बताओ आपको क्या लगता है कि मेरे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड आने वाली है। एक्सपर्ट्स से पूछने का तरीका कौन सी टेक्निक काम में लेते हो? डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक में क्या होता है कि सबसे पहले मैंने क्वेश्चनरी अलग अलग एक्सपर्ट्स को भेजा, उन्होंने अपना ओपिनियन मुझे रिवर्ट किया, फिर मैंने किसी का भी ओपिनियन किसी भी एक्सपर्ट को भेजा विदाउट रिवीलिंग देयर आइडेंटिटी, फिर सबने अपने ओपिनियन में कुछ एडजस्टमेंट्स किए, कुछ प्लस और कुछ माइनस कर कर वो वापस से मुझे रिवर्ट कर दिया, और फिर जब वो वापस से उसने मुझे रिवर्ट कर दिया, ये साइकिल जब तक चलती रहेगी जब तक सब लोग कॉमन ओपिनियन तक नहीं पहुंच जाते। इस मेथड के बेनिफिट्स क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है, स्पीडली मुझे डिमांड फोरकास्टिंग मिल रही है, एंड चीप मेथड है, सस्ता मेथड भी होता है डिमांड प्रिडिक्शन का। यहां तक समझ में आ रहा है? नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मेथड। फिफ्थ मेथड जो दे रखा है पहले वो पढ़ेंगे। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मेथड, या इसका क्या कहते हैं? मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड। यहाँ अपन मार्केट को एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि कौन से मार्केट में कौन मेरा कितना, जो आप बोल रहे थे बेटा वो इसमें आएगा कि कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मार्केट एक्सपेरिमेंट में अपन चेक करेंगे कि कंज्यूमर मेरे से कितना क्या सामान खरीदने वाला है, कितना खरीद सकता है। पहली यहाँ दो चीजें होती हैं। एक तरीका ये है कि आप कस्टमर्स को अलग अलग सेगमेंट्स में तोड़ दो। मैंने एक इनकम के बेसिस पे तोड़ दिया, कस्टमर जो फाइनल कंज्यूमर्स है, हाउस होल्ड कंज्यूमर्स, इनकम के बेसिस पे। एक उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बेसिस पे मैंने डिवाइड कर दिया। अब मेरा कोई प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया, आईफोन, ठीक है। आईफोन लॉन्च करने से पहले मैं ये देखूंगी कि कौन सा कस्टमर मेरे से आईफोन खरीदता है। जिसके पास टेस्ट है वो खरीदता है, मतलब जिसको पसंद है वो खरीदता है, या जिसके पास पैसा है वो खरीदता है। कई बार क्या होता है कि पैसा तो है पर वो सामान टेस्ट में नहीं आता, तो अपन वो सामान नहीं खरीदते। कई बार वो सामान पसंद होता है पर आपके पास उतना पैसा नहीं होता, तो आप उधारी पे कैसे भी करके उसको मैनेज करते हो। तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि फाइनल कंज्यूमर, कौन से कंज्यूमर्स मेरा सामान खरीदते हैं, कौन से कंज्यूमर्स मेरे सामान को अप्रोच करते हैं और कौन से नहीं करते, टेस्ट वाले या इनकम वाले, या दोनों होना चाहिए, टेस्ट और इनकम। उसके बेसिस पे अपन प्रिडिक्ट करेंगे कि मार्केट में कितने लोग तो इनकम वाले हैं, कितने लोग टेस्ट वाले हैं और कितने लोग दोनों वाले हैं, और फिर मैं अनुमान लगा लूंगी कि मेरे प्रोडक्ट की इतनी डिमांड आ सकती है। ठीक है। सेकेंड, इसी के अंदर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में तरीका है कि मैंने कोई भी 5 कंज्यूमर चूज किए रैंडमली, उन पांचों को मैंने 5-5 हज़ार रुपए दे दिए, और मैंने एक डिपार्टमेंटल स्टोर में फ्री छोड़ दिया कि आपकी इच्छा हो जो खरीदो। आपका बाइंग पैटर्न मुझे एनालाइज करना है कि आप अपने 5,000 रुपए किस चीज पे खर्च करते हो। वहीं पे सामान के बीच में मेरा प्रोडक्ट भी रखा था, उनको ये नहीं पता था मेरा प्रोडक्ट कौन सा है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि जब लोगों के पास पैसा होता है तो लोग मेरा सामान खरीदते हैं या नहीं खरीदते। कितने लोग जो हैं वो मेरा सामान पहुंच रहे हैं, कितने लोग हैं जो उस पैकिंग की क्वालिटी देखकर मेरा सामान तक पहुंच रहे हैं, कितने लोग जो हैं वो प्रोडक्ट की क्वालिटी देखकर मेरे सामान तक पहुंच रहे हैं, और कितने लोग जो हैं जो सामान तक पहुंच ही नहीं रहे, उनको वो पसंद ही नहीं आ रहा। तो वो बाइंग पैटर्न, किस तरीके के लोग मेरा सामान खरीदते हैं और कौन से नहीं खरीदते, उसके बेसिस पे अपन यहाँ पे अपनी डिमांड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अपन ने नेक्स्ट मेथड कौन सा पढ़ा बच्चों? कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट या फिर मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड। यहाँ मार्केट में एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि मेरे कौन से प्रोडक्ट की कितनी डिमांड आएगी।
तो यहाँ पे दो तरीका है। पहला है अपन ने कंज्यूमर को सेगमेंट्स में तोड़ दिया ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस। उसके बेसिस पे मैंने देखा कौन से वाले लोग मेरे से सामान खरीदते हैं, पैसा ज़्यादा होना चाहिए या प्रेफरेंस होनी चाहिए या पैसे के साथ प्रेफरेंस भी होनी चाहिए, कौन लोग होंगे जो मेरे से सामान खरीदेंगे। सेकेंड तरीका है, यहाँ मैंने कंज्यूमर का बाइंग पैटर्न को एनालाइज करने की कोशिश की। बाइंग पैटर्न मतलब वो किस तरीके का सामान मेरे से खरीद, नहीं बाइंग पैटर्न मतलब बाइंग पैटर्न क्या है, वो कैसे सामान खरीदते हैं, कौन से लोग हैं जो सामान ये वाला सामान खरीदते हैं और कौन से लोग नहीं खरीदते। तो वहाँ मैंने उनको फ्री अमाउंट ऑफ मनी दे दिया, उनको फ्री छोड़ दिया, फिर उनका बाइंग पैटर्न एनालाइज किया कि वो अपना पैसा किस चीज़ पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। फिर मैंने देखा कि कितने % लोग मेरा सामान खरीद रहे हैं और कितने नहीं खरीद रहे, उसके बेसिस पे अपन अपनी डिमांड को प्रिडिक्ट और फोरकास्ट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट मेथड है डिमांड फोरकास्टिंग का, दैट इज बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। बैरोमेट्रिक मेथड में बच्चों अपन इंडिकेटर्स की हेल्प से डिमांड को प्रिडिक्ट करते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स जो इंडिकेट करते हैं कि ये होने वाला है। आप स्कूटी चलाते हो, लेफ्ट इंडिकेटर देते हो मतलब लेफ्ट में मुड़ने वाले हो, या फिर लेफ्ट से मुड़कर आए हो। ऐसा भी तो होता है ना, कभी लेफ्ट इंडिकेटर दबाया, मैं मुड़ गई तो थोड़ा सा आगे चल गई तो मैं बंद करती हूँ, तो मतलब पीछे वाले को ये समझ में आता है अभी ये बंदा लेफ्ट से मुड़कर आया है। या फिर आप लेफ्ट में मुड़ने वाले हो, या फिर मैं लेफ्ट में मुड़ते वक्त भी लेफ्ट इंडिकेटर चलाती हूँ तो मैं लेफ्ट में मुड़ रही हूँ। 3 चीजें बोली हैं बच्चों मैंने, एक चीज नहीं बोली। मैं लेफ्ट में मुड़ने वाली हूँ, मैं लेफ्ट से मुड़कर आई हूँ, एक तो फ्यूचर था एक पास्ट है, एक मैं लेफ्ट में मुड़ रही हूँ प्रेजेंट। तो यही 3 तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं आपके, लीडिंग इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर्स एंड कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स। लीडिंग मतलब होने से पहले के जो इंडिकेशंस होते हैं उसे लीडिंग इंडिकेटर्स कह देते हैं। लेफ्ट में मुड़ने वाली हूं, अभी मुड़ी नहीं हूं, पहले से इंडिकेटर दे दिया, तो होने से पहले का इंडिकेशन है, उसे क्या कहते हैं? लीडिंग इंडिकेटर्स। लैगिंग इंडिकेटर्स होने के बाद उसे कंफर्म करना कि वो चीज हो चुकी है, तो उसे क्या कहते हैं? लैगिंग इंडिकेटर्स। मैं लेफ्ट से मुड़कर आई हूं, इस चीज को कंफर्म कर रहा है मेरा जो लेफ्ट इंडिकेटर चल रहा है, तो ये क्या हो गया? लैगिंग इंडिकेटर्स। कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो उसके साथ साथ साइमल्टेनियस जो चलते हैं, लेफ्ट में मुड़ते वक्त जो इंडिकेटर चल रहा है, साथ साथ कॉन्करेंट साइमल्टेनियस जो चीजें चल रही हैं, उसे क्या कहते हैं? कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स कह देते हैं। और एग्जांपल लेते हैं इनके। फॉर एग्जांपल, हाँ फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी बिल्कुल नहीं पढ़ रही, तो ये इंडिकेट कर रहा है मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रही, किताब नहीं खोल रही, क्लासेस अटेंड नहीं कर रही, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा दिया अपना फाउंडेशन के अंदर, ना क्लासेस ली, ना बुक्स खोली, ना लेक्चर्स लिए, कुछ भी नहीं लिया, तो ये चीज़ किसको इंडिकेट कर रही है? फेल होने वाले हो। अभी हुए नहीं हो ना, एग्जाम होएगा, रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा अपन फेल हुए नहीं हुए, बट मैं अभी से ये सब कर रही हूँ तो ये दुनिया को दिख रहा है कि आप फेल होने वाले हो। लीडिंग हो गया होने से पहले के इंडिकेशन। लैगिंग इंडिकेटर्स, फिर एग्जाम हो गया, मैंने पेपर खाली का खाली छोड़ दिया, भाई कुछ आता ही नहीं है तो कहाँ से लिखूंगी, आज तक लेक्चर्स ही नहीं लिए, सब्जेक्ट्स के नाम ही नहीं पता फाउंडेशन में सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, फिर रिजल्ट में आया फेल। वो फेल किसको कंफर्म कर रहा है? कि आपने पहले पढ़ाई नहीं की थी इसलिए आप फेल हो गए। कोइंसिडेंटल इंडिकेटर क्या होगा बच्चों इसी में, इसी एग्जाम्पल में बताओ इसी में फेल में बताओ ना कोइंसिडेंटल क्या होगा। मैं ड्यूरिंग द एग्जाम भी नहीं पढ़ रही कल पेपर है, मैं आज मूवी खत्म कर रही हूँ एक, भाई वो हो जाना चाहिए, मेरी वेब सीरीज खत्म कर रही हूँ कि मम्मी को लग रहा है लैपटॉप में पढ़ रही हूँ, आजकल सब ऑनलाइन चलती है क्लासें, और मम्मी के सामने तो एक लेक्चर का एक फोटो दिख गई और तुरंत मेरी वेब सीरीज शुरू हो गई। तो कोइंसिडेंटल, एग्जाम के ड्यूरिंग भी आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। और एग्जाम्पल बताऊं लीडिंग लैगिंग लीडिंग इंडिकेटर्स का और एग्जाम्पल, चाइना में कोविड आया तो अपन को इंडिया को जो इकोनॉमिस्ट थे उनको पहले ही पता चल गया इंडिया में रिसेशन आने वाला है,
आया नहीं था उस टाइम रिसेशन आने वाला है। लैगिंग इंडिकेटर, जो चीज हो चुकी उसे कंफर्म कर रहे हो। अब देखो आजकल क्या हो रहा है, मैंने तो अभी सुना इन दिनों ऐसा कुछ हो रहा है कि जिन्होंने कोविड के वैक्सीन लिए, वैक्सीन, उनको साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उस वैक्सीन के। हाँ, मैंने भी नहीं लिए। मैं अभी तक सोचती थी कि मैं पढ़ी लिखी गवार हूँ कि जिसने अभी तक कोविड के वैक्सीन नहीं लिए, फर्स्ट लेवल भी नहीं लिया, मैंने कुछ भी नहीं लिया अभी तक। फिर अभी मुझे 10 दिन पहले ये बात पता चली कि जिन्होंने वैक्सीन लिए उनको साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, ये कंफर्म कर रहा है आपने वैक्सीन लिए हैं, ठीक है। और को इंसिडेंटल इंडिकेटर्स क्या होगा, उसके साथ साथ चीजें चल रही है। जैसे कि रिसेशन आता है तो रिसेशन के दौरान अनएम्प्लॉयमेंट लोगों का शुरू हो जाता है। कोविड आया था, कोविड के दौरान लोग बीमार होना शुरू हो गए थे, तो वो क्या होता है, को इंसिडेंटल इंडिकेटर्स। तो ये होता है बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। बच्चों बैरोमेट्रिक मेथड में क्या होता है, इंडिकेटर्स आपके 3 तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं, कौन से? लीडिंग, लैगिंग एंड कोइंसिडेंटल। लीडिंग मतलब होने से पहले के इंडिकेशन, लैगिंग मतलब होने के बाद उसे कंफर्म करना कि वो चीज़ हो चुकी है, और कोइंसिडेंटल मतलब साथ साथ जो चीज़ें चलती हैं उसे क्या कहते हैं, कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स। अपन ने कौन से मेथड्स पढ़ लिए डिमांड फोरकास्टिंग के? पहला मेथड सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन, सेकंड कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, थर्ड एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, फोर्थ मार्केट एक्सपेरिमेंट या फिर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, और फिफ्थ बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। एक मेथड और रह गया डिमांड फोरकास्टिंग का अपना, दैट इज स्टैटिस्टिकल मेथड। वो मैं कल की क्लास में पढ़ाऊंगी, बट आप लोग ये लर्न कर कर आएंगे।